हर ज़माने में खुफिया और ख़तरनाक चीज़ होते रहती है, और मैं जो आप लोग को आज बताने वाला हूँ वो असली वाक़या है। 1930s का जर्मनी, एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक और चीज़ उभर रही थी, एक खौफनाक तलाश जो हिस्ट्री, अकल्ट और मैडनेस को मिलाकर कुछ ऐसा बनाने जा रही थी जो दुनिया कभी देखी भी नहीं थी होंगी। एक ऐसा शैडो ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम NNRB था। ये लोग ना ही सिर्फ कोई आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कर रहे थे बल्कि सिफली इल्म, जादू और पुश्तयानी ताकतें ढूंढ रहे थे। हिटलर और उसके ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या था? कि असली आर्यन, प्योर आर्यन रेस को ढूंढे और पूरी दुनिया पर हुकूमत कर ले। तिब्बतों के पहाड़ों से लेके अंटार्कटिका के बर्फ तक, होली ग्रेल से लेकर आर्क ऑफ कोवेनेंट तक सब जगह खोज की गई। और ये लोगों ने इन जगहों पर क्या क्या पाया उस चीजों के बारे में बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये है द अकल्ट ऑफ हिटलर्स रूल की। NNRB, जी हाँ, नाजी का अकल्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म नाम था एंसेस्ट्रल हेरिटेज रिसर्च एंड टीचिंग सोसाइटी। आर्कियोलॉजी एक्सपीडिशन, जादूगरनियों का इल्म, साइकिक रिसर्च, इंसानों पर किए गए डरावने एक्सपेरिमेंट्स। और उनका स्लोगन था जर्मनिक पास्ट को इन्वेस्टिगेट करना, आज को समझना और फ्यूचर को क्रिएट करना। हिटलर के रूल के अंदर कई सारे ऑफिशियल्स थे, जिनमें एक शख्स हिमलर था और उसके साथ के को फाउंडर्स हरमन विथ और रिचर्ड वॉल्टर। ये मानते थे कि अगर आर्यन रेस की सुपीरियरिटी साबित हो जाए तो ये पूरी दुनिया पर आसानी से जोर शोर के साथ हुकूमत कर सकते हैं। नाजी ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल था कि उनके दरमियान से क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करे और ज्यूस को बाहर भगाए, क्योंकि ये इन यहूदियों को पैरासाइट मानते थे। और टू बी ट्रू, आज के वक्त पे तो ये पैरासाइट से कमी नहीं है। इसके लिए ये एक नई पेगन रिलीजन को एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, जो खुद के फैब्रिकेटेड आर्कियोलॉजी और साइंटिफिक थ्योरीज पर बेस्ड थी। इनका प्लान सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, ये इनके रिसर्च से क्या ताकतें हासिल की है, वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि आगे आगे मैं बहुत सारी चीजें, खौफनाक चीजें आप लोग के आगे रखने वाला हूँ। मैंने आपको बताया कि 1935 में ये सीक्रेट नाजी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और 1940 में इसे SS ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल कर दिया गया, जिसे शुस्ताफल भी कहा जाता है। वो एडोल्फ हिटलर का एक मेजर पैरामिलिट्री ग्रुप था। आप लोगों को मालूम है इनके ये नाजी अकल्ट का ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ था? वो था वेवल्सबर्ग कैसल में, द वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड एंड वियर्डेस्ट कैसल और रिचुअल बेस भी कह सकते हैं। NNRB का HQ, जिधर इसे ये लोगों ने एक स्पिरिचुअल सेंटर बनाया था। इसके अंदर कई सारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स थे। ब्लैक सन सिंबल था, ग्रैंड सेरेमोनियल हॉल था इसके अंदर। यहाँ इनके तमाम SS ऑफिसर्स सीक्रेट सेरेमनीज में पार्टिसिपेट किया करते थे। कैसल में एक लाइब्रेरी और आर्काइव भी थी, जहाँ पर तमाम पुश्तयानी टेक्स्ट और आर्टिफैक्ट्स को स्टडी किया जाता था और स्टोर किया जाता। ना ही सिर्फ हम सिंबलिज्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बल्कि हम उस ताकतों की, उस जादू की इस्तेमाल की भी बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे पूरा गढ़ बना हुआ था, जो कि पूरे दुनिया के कोने कोनों से उठाकर यहाँ पर लाया गया था और जर्मनी को ताकतवर बनाया जा रहा था। इनका ऑफिशियल हेड हिमलर ने एक प्रोग्राम भी बनाया था जिसका नाम था लेवेंसबॉर्न प्रोग्राम। अब इनका गोल क्या था कि प्योर आर्यन रेस को ये लोग साबित करें और दुनिया को हुकूमत करें। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में ये प्योर आर्यन बच्चे पैदा कर रहे थे। क्रिश्चियन कस्टम्स की जगह नाजी के रिचुअल्स को अडॉप्ट कर रहे थे। सिंगल मदर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा था जब तक वो चिल्ड्रन को नाजी आइडियोलॉजी के मुस्तबिक रेज ना करे। और इनके जब बच्चे पैदा भी होते थे तो उन्हें तमाम नाजीज के सिंबल्स के दरमियान रखा जाता था। ब्लैक चेकर्ड फ्लोर था इनके कैसल में और बहुत सारे रिलिक्स के साथ अजीब किस्म के सिंबल्स और साइंस। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि ये जो कलर कोडिंग, ये जो रिलिक्स है, ये जो टेक्स्ट है और ये जो तमाम सिंबल्स इनके तरफ बने हुए हैं, इनके अंदर एक एंशिएंट पावर है। क्या चीज़ का पावर है? इनको कौन बताया कि ये चीज़ों में पावर है? आज के ज़माने में जब हम ब्रांड के लोगोस देख रहे हैं, मिलिट्री के हम लोग लोगोस देख रहे हैं, तो उनके अंदर ये छुपे हुए रिलिक्स हमें देखने को मिलते हैं। दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ द एंशिएंट नाजी अकल्टिज्म। जी हाँ, और ये आगे प्रूफ भी करूंगा। ये नाजी ऑर्गेनाइजेशन के स्कॉलर्स यूरोप के एंशिएंट टेक्स्ट, फोक स्टडीज, तमाम चीज़ों को जमा करने के लिए अलग अलग एक्सपेडिशन टीम्स बनाते हैं। एक ऐसे एक्सपेडिशन टीम्स कि एक फलाना ग्रुप एक जगह जाएगा और वहाँ का इल्म हासिल करके वापस लाएगा, फिर एक ग्रुप दूसरी जगह जाएगा, वहाँ का इल्म हासिल करके यहाँ पर आए। नाजीज अंटार्कटिका में एक सीक्रेट बेस बनाते हैं जिसे कहते हैं बेस 211 और यहाँ पे तमाम एंशिएंट आर्यन स्टडीज को पाते हैं और उसे स्टोर करते हैं। एक तरीके का डेटाबेस इनका अंटार्कटिका में बनाते हैं। ईरान में करमनशाह के इंस्क्रिप्शन और तख्त-ए-बोस्तान जैसे साइट्स को एक्सप्लोर करते हैं
एरियल फोटोग्राफी करते हैं ये लोग वहां के पहाड़ों की बलून्स को इस्तेमाल करते हुए कि हम वहां का इल्म पाए जहां पे पहाड़ों की चोटी हो, क्योंकि वहां पे असल इल्म छुपा हुआ है। अरे वाह भाई वाह। मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट ये ज्यादा जमा किए करते थे ओल्ड पर्शिया के, एलेमाइट का और अकेडमिक लैंग्वेजेस में। ये वो स्क्रिप्चर्स है जो कि बेबीलोन शहर से कैरी फॉरवर्ड होते हुए यहाँ पे आए थे। आप लोगों को मालूम होगा कि बेबीलोन के इल्म को हासिल करके लोग एक दूसरे के ऊपर जादू किया करते थे। हारूत व मारूत का किस्सा आप लोग को मालूम होगा और ये चीज हमारे पास सूरह बकरा में भी है। अब ये ईरान क्यों कि वहां पे एक जमाने में पर्शियंस रूल करते थे, आग की पूजा करते थे और ये आग के पुजारी लोग एक किस्म से अकल्ट में मानते थे, अकल्ट प्रैक्टिस और रिचुअल्स करते थे ताकि दूसरी ओर से इन लोगों को मदद मिले और फिर ये आगे के लोग पे वार करे और उनके ऊपर कब्जा कर ले। स्वीडन में ये लोग रॉक कार्विंग्स के इल्म हासिल करते हैं। वहां के रून स्टोन में अकल्ट सिंबल्स जैसे 9 गॉड्स और डायमेंशन वाले हिंट्स मिले जिसे जमा कर वापस आते। ये जो रिमोट एरियाज में लोग रह रहे थे वो कुछ ऐसे ताकतों से उनकी बातचीत होती थी जो हमारे पास नहीं है। तो इन पेटोग्राफ्स को जमा कर इनके अंदर से भी ये लोग डिटेल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके वेवल्सबर्ग कैसल में इस्तेमाल कर रहे थे। तिब्बत के एक्सपेडिशन जो कि 1938 से 39 में करते हैं, ये तिब्बत के बड़े बड़े रूलर से कांटेक्ट करते हैं, तिब्बतन मिस्टिसिज्म की इल्म हासिल करते हैं जिधर इंसान के स्कल को मेजर किया जाता है, हाथ पैर, उसके जिस्म को, उसके फंक्शनैलिटी को, उसके फिजिकल और मेंटल बीइंग को। ये तिब्बत में ये लोग ज्यादा कर रहे थे और इसी के लिए यहाँ से हजारों स्कल्स बोन्स को वो लेकर अपने कैसल वापस भी आए थे। आप लोग और कीजिए, मैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में हमेशा बोलते रहता हूँ कि आज के वक्त भी जो दज्जाली फितने हैं वो आपके माइंड, सोल और बॉडी को अफेक्ट करती है। ये वही नासी ऑर्गेनाइजेशन का यूएसए में बेस है और ये यूएस के सीक्रेट ग्रुप्स काम करके आपके आज के वक्त के माइंड, बॉडी और सोल को स्टडी करके उसे डैमेज कर रहे हैं। म्यूजिक के जरिए, खराब खाने पीने के जरिए और धर्मों के बीच में लड़ाई लगा के उनके दरमियान एक फसाद मचाते हुए। अच्छा, नासी ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को मालूम है कि स्पेन में ये लोग होली ग्रेल को भी ढूंढने की बहुत कोशिश की है क्योंकि उनका मानना था कि इसके अंदर बहुत सारे मैजिकल पावर्स है। इनके रिपोर्ट्स के हिसाब से ये जो होली ग्रेल इनके पास है ये इनके जीसस क्राइस्ट तक लेके जाती है। जीसस क्राइस्ट एंड द लास्ट सपर विद द 12 डिसाइपल्स के तरफ लेके जाती है। और ये हिटलर का नाजी ऑर्गेनाइजेशन चाह रहा था कि अगर ये होली ग्रेल इन्हें मिल जाता तो एक अजीब बुनियादी ताकत इन्हें हासिल हो जाती। आइसलैंड में भी ये एक मिस्टिसिज्म वाला इल्म हासिल करने जाते हैं। इनका मानना था कि जो थॉर का हैमर था वो एक एंशिएंट वॉर वेपन भी था। थॉर जैसे चीजों में ये लोग मारना शुरू कर दिया। अब आप लोग को समझ में आ रहा कि गेम्स में जो ये जेस, थॉर, ये सब चीजें जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो एक जमाने में एंशिएंट रिचुअलिस्टिक सुपरनेचुरल पावर्स में मानते थे और वो गॉड्स को ये लोग इबादत करते थे। ये लोग आइसलैंड में एक केव में भी जाते थे जिसका नाम हुफ था क्योंकि इस जगह को 18th सेंचुरी में एक किस्म से वर्शिप साइट माना जाता था और 18th सेंचुरी के बाद ये केव खुफिया हो गया। तो यहाँ पे देखिए नाजी अकड़ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे खुफिया गारों में जा रही है, पहाड़ों के चट्टान पे जा रहे हैं, हर जगह से इल्म हासिल कर रहे हैं, वहाँ की किताबों का, वहाँ के लैंग्वेजेस का। फिनलैंड में जाते हैं, वहाँ पे विचक्राफ्ट सीखते हैं। ये बोलते थे कि इसके जरिए वो दूसरे डायमेंशंस के लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और उसके बाद बहुत ही एडवांस किस्म का इल्म हासिल कर रहे हैं। इनके पेगन चैंट्स जो ये रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं हैरान हो गया इस बात को जानकर कि ये एक म्यूजिकोलॉजिस्ट के जरिए इन चीजों को रिकॉर्ड कर रहे थे और उसे बार बार चला रहे थे। आप लोग गौर कर रहे हैं, यही सेम चीज, यही पेगन चैंट्स को आज के अमेरिकन म्यूजिक आर्टिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े से बड़े सिंगर्स उनके दरमियान यही शैतानी पेगन चैंट्स को अपने म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर शामिल करे हुए, अपने गानों के अंदर शामिल करे हुए। अगर आप रिकॉर्डिंग्स रिवर्स में सुनेंगे तो आपको वर्सेस ऐसे मिलेंगे जो कि आपके खुदा के खिलाफ हो। विचेस को ये सिंगल मदर्स के साथ पाला करते थे क्योंकि इनका मानना था कि ये जो स्पेशल फिनलैंड के फिचेस है ये दूसरे ताकतों के इल्म को हासिल कराने में मदद कर रहे थे। जो विच क्राफ्ट करने वाले विच थे, औरतें थे, उन लोग को रख के इन लोग को फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करना था। अच्छा, फिर खुद का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि ये लोग भी गिरने वाले। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से मिडिल ईस्ट में ये लोग अपना एक्सपेडिशन टीम नहीं भेज पाए और ना ही साउथ अमेरिका को। मैं तो बोलता हूँ कि इनकी बदकिस्मती है कि ये लोग जो मिडिल ईस्ट का एक्सपेडिशन नहीं कर पाए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इतना ये लोग गुल चुके थे कि उसके बाद ये लोग कंप्लीटली बर्बाद हो चुके। मिडिल ईस्ट में इन लोग को इसलिए जाना था क्योंकि ये लोग ताबूत सकीना भी पाना चाह रहे थे। हर किस्म के इल्म हासिल करना, सिफली हासिल करना, जादू हासिल करना, वहाँ के जादूगरों को जमा करना और ला के खुद के ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करके बच्चों को पैदा करना और ऐसे माहौल में रखना कि वो लोग बचपन से ही एक अलग रिचुअलिस्टिक पावर में रहे, मिस्टिक पावर में रहे, जिससे आगे जाके हिटलर के वैसा हर एक को रूल कर सके। अरे बाप रे बाप, ये तो खतरनाक नाजी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं तो समझा नाजीज यूं ही बदनाम है, वो यहूदियों को टॉर्चर करने के लिए, बाहर ढकलने के लिए, मगर वो उन लोग का ज्यूस का भी अलग गेम था इसराइल बनाने के लिए और इनका भी एक अलग गेम था पूरी दुनिया रूल करने के लिए। गौर कर रहे हैं आप लोग, हिटलर के रूल के अंडर सीक्रेट सोसाइटीज भी बन रहे थे
ऑर्गेनाइजेशन बनाना, जैसे NNRB, एजेंट्स को जमा करके एक्सपीडिशन टीम्स को भेजना दुनिया के हर कोने में, ताकि उनको एंशिएंट किस्म के रिलिक्स मिले, रिचुअल्स मिले, मिस्टिकल पावर्स मिले, एक इनफाइनाइट एनर्जी और पावर। वाह! मगर क्या ये ताकतें वाकई में उनके पास आ गए थे या नहीं आ गए थे, ये जानने के लिए एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा। और आज के वक्त पे अगर हम रियलिस्टिक रहते हैं, क्या हमें भी हमारे जिस्म की ताकत के लिए माउंटेन्स चढ़ना पड़ेगा, एक्सपेडिशंस करना पड़ेगा? जी नहीं, क्योंकि अब लोग उनकी डेली लाइफ में ऐड कर चुके हैं शिलाजीत गमीज फ्रॉम मैन मैटर्स। और मान लीजिए आप वाक़ई कि ये अगर आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर लिए ना, तो आप एक हाई लेवल बूस्ट का एनर्जी महसूस तो जरूर करने वाले हैं। अब शिलाजीत की बात आती कि इसकी प्योरिटी और टेस्टिंग की बात आ जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि मैन मैटर्स से आपको हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ शिलाजीत मिलेगा पूरे मार्केट में। इनका हर बैच लैब टेस्टेड है, एंड दैट टू फ्रॉम NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी। इनके गमीज में 70% से ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड है, एनरिच्ड विद अश्वगंधा, एक और एक एंशिएंट इंग्रेडिएंट जो कि आपके जिस्म में जा रहा है और आपको ताकतवर बना रहा है। अब देखो मार्केट में आप जब शिलाजीत देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उसके अंदर कैसा एकदम गमी पेस्ट आपको देखने को मिलता है, और उसको अगर आप यूज भी करेंगे तो एक बिटर रेसिन टेस्ट आपको मिलेगा। मगर यहाँ पे मैन मैटर्स के शिलाजीत गमीज बस एक रैपर खोलो और उसके अंदर एक गमी फॉर्म में एकदम च्युइंगम के जैसा खाओ, चबाओ और निगल लो। और तो और इसके अंदर नो एडेड शुगर है। अब आप बोल रहे होंगे भाई शिलाजीत गमीज में फिर ये मिठास का मजा कैसा है? वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक नेशनल स्वीटनर है, प्रीबायोटिक फाइबर फ्रॉम चिकोरी रूट। व्यूअर्स, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये प्योर वेजिटेरियन है। कई लोग समझ रहे भाई जेलेटिन ये वो इसके अंदर है शामिल, मगर ये प्योर वेज प्रोडक्ट, और इसके अंदर शिल्प एब्जॉर्ब टेक्नोलॉजी के साथ आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी 2.5 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। तो ये कोई रिचुअल्स, ये कोई आर्ट्स नहीं है, मगर ये रियल साइंस है जो कि हमें मॉडर्न जमाने में मिल रही है। तो देखो आज के वक्त पे हमारे लिए ज्यादा एनर्जी और पावर हासिल करना है, एकदम शार्प फोकस रखना है, कैसे भी चेकआउट करना होगा मैन मैटर्स के शिलाजीत गमीज। मैं भी ट्राई करा हूं इनका शिलाजीत गमीज, अच्छे है, टेस्टी है, गमी फॉर्म में है। सुबह में एक, रात में एक अगर आप ले लेंगे इसे, तो आप अपने एनर्जी लेवल्स में भी एक अलग किस्म का बूस्ट देखेंगे। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, फ्री में डॉक्टर कंसल्टेशन में अगर आप करना चाह रहे हैं, और तमाम चीज़ों के डिटेल्स और आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब तमाम एक्सपेडिशन टीम्स को ये तमाम दुनिया की जगहों पे भेज दिया। अब वक्त सडन वर्ल्ड वॉर 2 का आ गया, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे जर्मनी का डाउनफॉल आता है, हिटलर का डाउनफॉल आता है। अब ये जो तमाम चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसल, ये हेडक्वार्टर, ये डेटाबेस जो सब बनाया गया, उसका क्या? जितने एननबर्ग के लीडर्स थे पूरों को अरेस्ट कर दिया गया। हिमलर को भी, जो कि इसका मेन ऑफिशियल हेड था, उसको भी अरेस्ट करे, मगर वो अपने आप को मार लिया था। जो ये जर्मन्स के ऑफिशियल्स को पकड़े, वो टीम बताई कि इनके जितने भी लाइब्रेरी में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, इनका स्टडी, इनके रिलिक्स, इनके एंशिएंट बुक्स, तमाम चीजें थी ना, वो एक तरीके से घूम गए, जल गए, बर्बाद हो गए। मगर क्या ये सच बात है? NNRB के मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके बड़े से बड़े स्कॉलर्स ये ट्रायल्स के बाद एक एग्रीमेंट के अंदर आए थे। 1951-52 के CI ऑपरेशन में ये एक्सपोज भी हुआ था, जिसका नाम था प्रोजेक्ट पेपर क्लिप, यूनाइटेड नेशंस का इंटेलिजेंस प्रोग्राम, जिसमें 1600 से ज्यादा जर्मन साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, स्कॉलर्स सब शामिल थे। आप इमेजेस में देखिए, विकिपीडिया में आप खोलकर देखिए ऑपरेशन पेपर क्लिप, वहां पे आपको इमेजेस में देखने को मिलेंगे। V2 साइंटिस्ट, नासा का डायरेक्टर सब बैठे हुए हैं, SS नाजी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, SA के मेंबर्स, नाजी पार्टी के और वर्ल्ड वॉर 2 में जो शामिल हुए मेंबर्स, वो तमाम लोग इसके अंदर मौजूद आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अकल्ट प्रैक्टिसेस को आहिस्ता से उठाया गया, सीक्रेटली अमेरिका शिफ्ट किया गया, और उसके बाद अमेरिका बन चुका है इनका नया गढ़। अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि अमेरिका में वो डॉलर के ऊपर वो सिंबल क्यों है, आंख का, पिरामिड का, इनके म्यूजिक आर्टिस्ट, सब चीज इज बैक्ड अप बाय दिस रिचुअल नाजी प्रैक्टिस। और दज्जाल के असल फितने तो हमें यहीं से देखने को मिल रहे हैं। टाइम मशीन जैसे चीजों पे काम करना, मिसाइल्स पे काम करना, ये अकल्टिज्म नॉलेज हासिल करके, मिस्टिसिज्म पाके ये लोगों ने हासिल किया। तो आज की जो US की मिलिट्री इतना तमाम पावर हासिल कर रही है, ये नई नई चीज़ें जो डेवलप कर रही है, ये इसी वजह से हो रहा है कि क्योंकि इनके दरमियान वही नाजी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है जो कि उस वक्त पे जर्मन में थे। जी हाँ, वही कैसल के लोग, वही रिलिक्स, वही सीक्रेट नॉलेज कैरी होके US में एस्टेब्लिश हुआ है। तो ये जो रॉकेट साइंस जैसी चीज़ है, ये जो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो बना के दिखाया था कि एक इवल साइंटिस्ट को दज्जाल उसके ख्वाब में आया था, ये पूरे ये नाजी अकल्टिज्म का हिस्सा है। ये नाजीज का रिचुअल आहिस्ता आहिस्ता कैरी फॉरवर्ड हो के यहाँ तक आए। सिंबल्स, रिलिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं।
क्यों? दिस वाज द पार्ट ऑफ द जर्मन नाजीज अकल्टिज्म। हाँ, अब आप लोग बोल रहे होंगे भाई ये हिटलर को पागलपना चढ़ा हुआ था, ये आर्यन रेस का पूरी दुनिया को हुकूमत करने का, ये ऐसे सिफली में पड़ा हुआ था, फिर ये यहूदी लोग उससे दूर क्यों भाग रहे थे? यहूदी लोग को इजराइल कैसा मिला और वो लोग अपने प्लान में कैसा सक्सेसफुल हुए? देखो, दोनों अकल्टिज्म कर रहे थे। आप लोगों को बता दूं, इजराइलिया भी एक किस्म का अकल्टिज्म, फॉरबिडन नॉलेज इस्तेमाल करते हैं। नाजीज भी बहुत देर के बाद ये लोग अकल्टिज्म और फॉरबिडन नॉलेज हासिल करना शुरू किए। ये लोग देख लिए कि ये जो यहूदी लोग हैं, ये लोग फॉरबिडन नॉलेज हासिल करके हमें वॉर्स में हरा रहे हो और एंड ऑफ द डे ये लोग हारे वॉर में। तो वो क्या करे, वो लोग टीम्स बनाकर वो भी ऐसा फॉरबिडन नॉलेज पूरी दुनिया से हासिल करना चाह रहे थे, मगर करे जब तक ये पूरे खत्म हो गए। अगर उनके पास वो फॉरबिडन नॉलेज आ जाता, पता नहीं कितनी शैतानियत पूरी दुनिया में फैल जाती। ह्यूमंस का वर्ल्ड अलग है और दूसरे सुपरनैचुरल चीज़ों का दुनिया अलग है। दोनों को मिक्स करेंगे, पूरे बर्बाद हो जाएंगे। इनके लोगों में आप देखेंगे ऐसे सिंबल है, स्वास्तिका है, और आप लोग को मालूम है ये तमाम चीज़ों के लोगोस वगैरह ये लोग कहाँ रखे? अपने वर्ल्ड वॉर 1 के हेलमेट्स में है इनके पास। इनके जितने भी एलिट ऑफिसर मीटिंग्स थे उसके दरमियान उनके टेबल्स पे और इनके बैचेस पे इस्तेमाल होते थे। नाजी पार्टी का बैच ये बन गया था क्योंकि इनका मानना था कि ये स्वास्तिका लोगो हर जगह दुनिया में पाए। डेनमार्क में तकरीबन 12,000 पुराने स्टोन के ऊपर इन्हें स्वास्तिका साइन मिला। ईरान में खुरासात माउंटेन के कार्विंग 7,000 साल जो पुराना है उसके दरमियान इन्हें सिंबल मिला। अर्मीनिया में स्वास्तिका आर्टिफैक्ट्स 8,000 साल पुराने इन्हें मिले। इराक में बेबीलोन समारा बॉल में इन्हें ये लोगो देखने को मिला। ईरान में जीला नेकलेस में जो कि 12,000 साल पुराना है वहां पे मिला था। मोहनजोदारो में इंडस वैली के आर्टिफैक्ट्स में इन्हें ये सिंबल मिला। यूनानी कॉइन्स में, पर्शियन ग्रीक इन्फ्लुएंस वाले कॉइन्स में इन्हें ये साइन मिला। मतलब ये साइन इनके लिए एक बहुत बड़ा ताकत रखते हैं। तो आप लोग गौर कर रहे हैं यहाँ पे, ये इनका स्वास्तिका सिंबल देखना, आर्मी पे रहना, इनके लोगों पे रहना, इनका ये सल्यूट रहना, इनके तमाम ये जो चीजें थे ना, दिस वाज एवरीथिंग वाज अ पार्ट ऑफ अ रिचुअल, एवरीथिंग वाज अ पार्ट ऑफ अ कल्ट। तो आज के टाइम पे जो हम लोग ये बड़े ब्रांड कंपनीज के लोगोस देख रहे हैं, हम लोग ये इल्यूमिनाटी के म्यूजिक एल्बम्स देख रहे हैं, उसके अंदर वो लोग जो साइन सिंबल्स वो सब यूज कर रहे हैं ना, वो आज के लेटेस्ट टाइम के रिलिक्स और रिचुअल्स है। आप लोग देखेंगे कि इनके दरमियान जूट स्टार भी एक सिंबल, एक रिलिक था जो कि आज के वक्त पे इजराइलियां और यहूदियां इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आज के टाइम पे हमें फ्लैग्स में देखने को मिल रहे हैं, हमें ये बड़े से बड़े पॉलिटिशियन के घरों में देखने को मिल रहे हैं, उनके गेट पे देखने को मिलते हैं, हम लोग को पार्लियामेंट्स में देखने को मिलता है। क्या चीज का राज है, क्या चीज का फॉर्मिडन नॉलेज ये लोग पा रहे हैं। और ये सिंबल्स, ये नंबर्स, ये चीजों को हासिल करके ये लोग कौन सी दूसरी दुनिया से जुड़ रहे हैं और वहाँ की सुपर टेक्नोलॉजी को ये लोग यहाँ दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग को समझ में आ रहा कि दज्जाल जब आएगा उसके पास ऐसा कैसा मिस्टिकल पावर रहेगा कि जो भी लोग या जो भी शख्स उसको देखेगा बस वो बहक जाएगा उसके अंदर। वो एक बहुत ही खतरनाक लेवल का वो एक सिफली अमल रहने वाला है। इसलिए जो रूट से दज्जाल आ रहा है हमें उसके दूसरे रूट से जाना है, हम उसे फेस कर ही नहीं सकते। क्या चीज़ का इल्म होगा उसके पास, ऐसा क्या चीज़ का साइकिक पावर रहने वाला है जिससे वो सबको हिप्नोटाइज करेगा। ये सब चीज़ें, ये ताबूत सकीना ढूंढना, ये हर तरफ का पुराने पुश्तियान इल्म ढूंढना और एक सुपरनेचुरल पावर ताकत को हासिल करने का बहुत उरूज पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं और शायद करेंगे, क्योंकि दज्जाल के पास बेइंतहा पावर्स रहने वाले जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे ग्रांट करेंगे और ये सबसे बड़ा ट्रायल रहेगा उम्मत मोहम्मदिया के लिए। सुभान अल्लाह। दज्जाल के मिस्टिसिज्म और जादू एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बता दूं कि जो उस वक्त पर ज़ायनिस्ट ज्यूज भी गलत इल्म इस्तेमाल कर रहे थे जिसे कहते हैं कबाला, मैजिक एंड साइंस, द ज्यूइश मिथ, मैजिक एंड मिस्टिसिज्म। ये आप लोग को याद है, मैं पहले एक वीडियो बनाया था गोलेम के बारे में और ज्यूइश आर्ट प्रैक्टिस के बारे में। जी हाँ, ये वही किस्म का कबाला मैजिक है जिधर इंसान के जिस्म, सोल और माइंड को कंफ्यूज किया जा सकता है। गैर गलत इल्म हासिल कर आगे के लोगों को नुकसान पहुंचाने का इसके अंदर फॉरबिडन नॉलेज है। और अगर आप इब्ने कतीर सूरह अल बकरा वर्स 102 देखेंगे तो उसके दरमियान आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि ये यहूदी लोग वो सीक्रेट नॉलेज हासिल कर चुके थे जो हारुत मारुत की तरफ से मिल चुकी थी। ये तौरा किताब के दरमियान इन चीजों को शामिल किए और असल तौरा को ये लोग हटा दिए थे। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा रिजेक्ट करते रहे। अपने किताब को और अपने जादू को ये लोग सुलेमान अलैहिस्सलाम से जोड़ रहे थे और अपने तौरा से जोड़कर ये लोग इतने हद पार कर दिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी ये लोग जादू किए थे। और फिर हमें उसके बाद सूरह नास और सूरह फलक का तोहफा मिलता है। ये यहूदी लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ था कि अरबों में एक नबी भी आ सकता है। और ना ही सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों ने रिजेक्ट किया बल्कि किताब अल्लाह कुरान को भी ये लोग नहीं मान रहे थे। और जो हमें पता चलता है ना कि आज के वक्त पे ये जो सीक्रेटली ये इल्म यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा है और हमारे आगे एक के बाद एक ये छुपे हुए तरीके से आ रहा है। वैसे ही दज्जाल जो फ्यूचर में बहुत ही सुपर नेचुरल एबिलिटीज के साथ आएगा वो भी कोई हैरान करने वाली चीज नहीं
रहेगी। क्या ये लोग वाकई में अकल्स के जरिए कुछ इल्म हासिल कर रहे हैं? क्या ताबूत सकीना तक ये लोग पहुंचेंगे? हमें हदीसों के जरिए क्या पता चलता है कि दज्जाल जब आएगा वो बारिश को भी कंट्रोल करेगा, खेती बाड़ी को भी कंट्रोल करेगा, वो ऐसे ऐसे इल्यूशंस करेगा जिससे देख के लोग भटक जाएंगे, मरे हुए आदमी को जिंदा करेगा, ऐसे ट्रैवल करेगा जैसे कि हवाएं और बादलें हमारे आसमान में ट्रैवल करते हैं। एक ऐसे फितनों के साथ दज्जाल आगे आएगा जिधर हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा और जो वो आगे करतूत करेगा उसमें लोग बहक जाएंगे। तो आप लोग सोचिए कि दज्जाल के वक्त पे क्या किस्म की टेक्नोलॉजी होगी इनके पास। वल्लाहु आलम। आप लोग को एक चीज बता दूं कि ये ज्यूइश कबाला मैजिक रहने दो, नाजी ऑर्गेनाइजेशन का फॉरबिडन इल्म रहने दो, हमारे पास इन तमाम चीजों का एक सोल्यूशन है और वो है कुरान। आप सूरह तौबा में देखिए आयत नंबर 51, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। और इतना ही नहीं, आपके ऊपर कुछ बुरा भी नहीं हो सकता, भला भी नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह की मर्जी। अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं होने वाला, मगर इसके लिए आपको अपने नमाज कायम रखना पड़ेगा और कुरान की तिलावत करना पड़ेगा। मैं इसलिए सब बातें बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग देख रहे हैं फ्रीमेसन्स क्या कर रहे हैं। फ्रीमेसन्स भी चेकर्ड फ्लोर इस्तेमाल करते हैं जो कि इनके नाजी कैसल में था। पिरामिड आई सिंबलिज्म इस्तेमाल करना, ये वही अकल रिचुअलिज्म है। अच्छा, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये नाजी साइंटिस्ट को क्या मिला? परेशान हो जाएंगे। वॉन ब्राउन, फॉर्मर एसएसएस का ऑफिसर, नासा का स्पेस प्रोग्राम का फादर कहा जाता है इसे। ये एक्सपर्टाइज करे अमेरिका में रॉकेट साइंस के ऊपर, V2, सैटर्न V, और ये सेम चीज इकोनॉमिक्स मैगजीन के टॉप पे आपको देखने को मिला। इसके बाद ये लोग मेडिकल और केमिकल वेपन्स क्रिएट किए एंड दैट इज प्रूवन और आज FBI क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में है। कोल्ड वॉर में जो टेक्नोलॉजी यूज किए थे USSR के अगेंस्ट, वो ये ही सीक्रेटली रिक्रूटेड 1600 जर्मन साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्नीशियंस जो अमेरिका में काम कर रहे थे, ये वही सब इन्वेंशंस है। तो अमेरिका का मिलिट्री, एविएशन, इंजीनियरिंग फील्ड्स सब NNRB का एक तरफ से ऑर्गेनाइजेशन की मदद के जरिए हुआ है। आप लोग को तो मालूम होगा कि मैंने एक पिछले वीडियो बनाया था इवल साइंटिस्ट एंड द ड्रीम ऑफ दज्जाल बोल के। उसके अंदर जैक पर्सन क्या बोला था? वो एक रिचुअल्स में शामिल हुआ था और वो रिचुअल्स के बाद उससे दज्जाल ख्वाब में आता है और दज्जाल का ख्वाब में आने के बाद वो ऐसे रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करता है जो आज के दुनिया में अभी तक बहुत सारा टेक्नोलॉजी में आके लेके गया है। तो मेरे व्यूअर्स, ये सब चीजें क्या है आप बताएं। नो डाउट इंसान के भी इन्वेंशन कुछ है, मगर बाज वक्त इंसानों को ऐसे कुछ चीजों से, मखलूकों से मदद मिली है जिससे वो लोग ऐसे टेक्नोलॉजी तक भी आगे बढ़े हैं जो इससे पहले कभी हम हासिल नहीं किए थे। ये ना ही कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, ना ही कोई फिक्शनल मूवीज के कैरेक्टर्स है, बल्कि दीज आर ऑल रियलिटी। इतना है कि बातें छुपे हुए हैं जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। नाजी के टैलेंट को प्रोटेक्ट करना और इनको ऑफ रिकॉर्ड्स रखना सिंस कोल्ड वॉर, वरना उस वक्त के लोग इन्हें ढूंढेंगे और मार देंगे। देख रहे हैं आप लोग, कोई भी रहने दो, हिटलर रहने दो या ये यहूदी ज्यूज रहने दो, उस जमाने का इल्यूमिनाटी कंट्रोल ब्रिटेन रहने दो, सब लोग कुछ ना कुछ रिचुअल प्रैक्टिसेस, कल्टिज्म करते हुए आ रहे थे। शयातीन की मदद लेके, सुपरनेचुरल चीज़ों की मदद लेके एक दूसरे के ऊपर हमला और पूरी दुनिया पे राज करना चाह रहे हैं। तो आप शुक्र अदा करो कि आप सही खुदा की इबादत कर रहे हो और तमाम ये चीज़ों से बच कर रह रहे हो। तो दोस्तों, होप आप लोग वीडियो पसंद आए हो और नाजी हिटलर के नाजी अकल्टिज्म की हकीकत देखे हो। शेयर करिए इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और सपोर्ट दिखाइए हमारे चैनल को। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक इल्म पहुँचेगा। आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को चैनल मेंबर बनने के जरिए, सुपर चैट्स के जरिए, UPI के जरिए और इस वीडियो को तमाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले आप लोग को याद दिला दूं कि मैन मैटर्स के शिलाजीत गमीज कैसे भी ट्राई आउट करें, बहुत ही शानदार, टेस्टी है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ एक गमी फॉर्म में आ रहा है। बस इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, फ्री में डॉक्टर कंसल्टेशन में अगर आप करना चाह रहे हैं, और तमाम चीज़ों के डिटेल्स और आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नए नए वीडियोस के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ मैं आपके आगे आते रहूंगा। दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।